गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। हाल के दिनों में भारत सरकार ने स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। जो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, अपना भविष्य देखते हैं सरकारी नौकरी में, उनके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी और शानदार घोषणा की है। सरकार एक एजेंसी स्थापित करने जा रही है। देश भर में स्थित सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के लिए एक संस्था एनआरए की स्थापना करने जा रही है। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों से सरोकार रखती है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। आपने बहुत जगह इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बहुत ही साधारण भाषा में इसके सारे प्रावधान और इसके नियमों के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसके स्कोप के बारे में आपको पूरा आज बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसको अगले 3 सालों में फंडिंग भी मिल गई है। 1517.57 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट ने इसके लिए इश्यू कर दी है कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना होगी। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ने इसके बारे में क्यों सोचा, इससे क्या आसानी होगी और इसकी क्या विशेषता होगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और आगे हो सकता है विस्तारित होकर के ये राज्य सरकारों की वैकेंसीज़ के लिए भी हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन सबको एक प्लेटफॉर्म, एक छत के अंदर लाने के लिए ऐसा किया गया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के चेयरपर्सन डॉक्टर सी चंद्रमौली ने कहा है कि देश में लगभग 1.25 लाख वैकेंसीज़ हर साल ली जाती है और उसके लिए 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं। और इन सब के पीछे अलग अलग 3 एजेंसियां काम करती है, खास करके रेलवे की वैकेंसी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और बैंकों में वैकेंसीज़ के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज IBPS अलग अलग काम करती है। उनकी परीक्षाएं अलग है, उनके टेस्ट अलग हैं, उनका तरीका अलग है। तो इन सभी को मिला करके एक कॉमन इंट्रांस टेस्ट लेने की बात की गई है, जिसका नाम है कॉमन इंट्रांस टेस्ट CET। ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। इस पर ध्यान करेंगे कि ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसके बाद अब जो उनकी रिलेटेड संस्थाएं हैं, जैसे IBPS है, SSC है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो आगे चाहे तो टायर 2 की वैकेंसी, टायर 3 की वैकेंसी खुद की ले सकती है, एग्जामिनेशन खुद की ले सकती है। सिर्फ एक प्रिलिमिनरी टेस्ट इसके माध्यम से होगा। आप देखें तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। पैटर्न मतलब सिलेबस नहीं बदला है, पैटर्न बदला है, लेने का तरीका बदला है। वो क्या बदला है, सो आप जरा गौर करेंगे कि सबसे पहले आपको साल में 2 बार CET, जो कि NRA द्वारा ऑर्गेनाइज होगा, देश के सभी जिलों में इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे और उस सेंटर पर आप साल में 2 बार जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और आपका एक बार स्कोर कार्ड जो मिलेगा CET का, वो आपको 3 सालों के लिए वैलिड होगा। यानी आप 3 साल तक उसी स्कोर के माध्यम से आगे किसी भी टायर 2 वाले एग्जाम में अगर कोई लेता है तो उसमें आकर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने CET नहीं दी है वो आगे किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और उस CET के स्कोर के माध्यम से ही आगे आप किसी भी तरह के वैकेंसी में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्तर का एग्ज़ाम होगा। वो 3 स्तर क्या क्या है? 10th स्तर के लिए अलग होगा, जिन्होंने मैट्रिक करके और उसके बाद जॉब चाहते हैं, जो जॉब का ग्रेड 10th स्तर का है, उनके लिए अलग CET होगा। जो इंटर +2 स्तर वाले हैं उनके लिए अलग CET होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं जिनकी वैकेंसीज अलग से आती है, उनका CET का एग्ज़ाम अलग से होगा।
ये 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा आपका स्कोर कार्ड। और एक और अच्छा प्रोविज़न डाला गया है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, कि आपको उस दौरान 3 बार रिवीजन का ऑप्शन देगी कि आपके मार्क्स जितने भी हैं सीईटी में, अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एग्जामिनेशन सीईटी बीच में दे सकते हैं 3 साल के अंदर। और अगर आपका उससे ज़्यादा मार्क्स आया तो आपको ज़्यादा मार्क्स वाला कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी कि पहले आपका अगर 200 मार्क्स आया था, इस बार आपने 240 मार्क्स ले आया तो 200 वाला मार्क्स आपका इनवैलिड हो जाएगा और 240 वाला वैलिड हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर अपने आप को सुधारने का मौका भी पूरा दिया गया है। और देखिए कितनी आसानी है, आपको कितनी आसान हो जाएगी कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। हर एक में वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग एजेंसी है, उसके फॉर्म अलग से भरो, उसमें फ़ी अलग अलग लगने वाला था, अलग अलग फ़ी लगता था ना। उसके बाद सबकी प्रक्रिया अलग अलग है, कोई 2 चरण में लेता है, कोई 3 चरण में लेता है, किसी का सिलेबस कुछ और है, किसी का सिलेबस कुछ और है, और आपको सबको साइमल्टेनियसली देख करके चलना पड़ता था। साथ ही साथ आपके खर्चे की बात करें तो गरीब स्टूडेंट के लिए एक अच्छा बात ये हो गया इसमें कि आपको एक बार 3 साल में एक बार सिर्फ एक टेस्ट का फी आपको एनआरए रिक्रूटमेंट एजेंसी को देना है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, और उसी के बलबूते आप किसी भी आगे फर्दर वैकेंसीज में प्रोसीड कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं आप जाते थे अलग अलग एग्जामिनेशन देने के लिए तो वहाँ पर आपको लॉजिंग का, फूडिंग का खर्चा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो सब आपको बच जाने वाला है, क्योंकि अब जो सेंटर होने वाले हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। वो एनआरए की अपनी सेंटर होगी। सरकार ने सारा बजट भी दे दिया है कि सारे ज़िले में बनाया जाए इसका सेंटर। जो मेन प्रोविजंस हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं, जो आपसे सरोकार रखते हैं, मैं उस बातों का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, स्कोर आपके 3 साल के लिए वैलिड होंगे, और इसके अलावा आपको अटेम्प्ट में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी अटेम्प्ट जो है आप 2 बार ले सकते हैं, तीसरी बार नहीं ले सकते। आप अपने ज़िंदगी में सिर्फ 4 बार अटेम्प्ट ले सकते हैं। ऐसा अटेम्प्ट का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने बार चाहें उतने बार रिस्ट्रिक्शन ले सकते हैं। और बहुत लोगों को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस पूरे एजेंसी के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अच्छे से नहीं जाना, उनको एक भ्रम है कि कहीं इसकी एलिजिबिलिटी और एज का जो क्राइटेरिया है वो बदल ना दिया जाए। क्या करेंगे अगर हमारा एज क्रॉस हो गया, और एज के बारे में खासा कुछ, और एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसकी योग्यता क्या होगी। शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव तो नहीं किया जाएगा, आरक्षण नियमों में कोई बदलाव तो नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं और एज लिमिट है वो उसी अनुसार से होंगी जो पहले हुआ करती थी, और बाकी चीज़ में सिर्फ चेंज हुआ है तो आपको एग्ज़ाम और रिक्रूट करने के प्रोसेस में चेंज हुआ है तरीका। क्या चेंज हुआ है कि पहले आपको एनआरए का सीईटी देना है, जो आपको 3 साल तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए पहला टेस्ट होगा, और इसी के स्कोर के बदौलत आप आगे किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम में, चाहे वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आप उसी स्कोर के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको आगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने दिया जाएगा वैकेंसी के लिए। इसके अलावा दूसरी कन्फ्यूजन जो है कि किस भाषा में होगी एग्ज़ाम, तो और एक्सटेंशन हुआ इस बात में। पहले तो था कि बस हिंदी या इंग्लिश, ये 2 भाषाएं थी। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी 12 भाषाएं हैं, उन 12 भाषाओं में इसकी एग्जामिनेशन ली जा सकेगी। यानी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही विकल्प नहीं है। जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा दक्ष हैं और जवाब अच्छे दे सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सूचना है, वेरी गुड न्यूज़, कि वो अब चाहें तो बांग्ला में भी आंसर दे सकते हैं, कन्नड़ में भी आंसर, मलयालम में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में उपस्थित 12 भाषाओं को इसका माध्यम बनाया जाने वाला है, परीक्षा का माध्यम बनने वाला है। और आप जानते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी कट हो जा रही है, आपको कितने सारे टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, और आपको एक दिशा मिल जा रही है कि पहले हमको तैयारी कहाँ करनी है। पहले हम लोग भटके रहते थे, रेलवे का सिलेबस अलग, एसएससी का सिलेबस अलग, बैंक का सिलेबस अलग, तो हमको ये टेंशन रहती थी कि किसके सिलेबस के अनुसार लेके चले, तो हमको तीनों में से एक
तीनों को कवर करना चाहें, और भी एजेंसीज हैं, बहुत सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना है सब इसके अंदर आने वाला है, तो सबको एक साथ देख करके चलना मुश्किल होता था। अब कम से कम हमको एक सिलेबस जो कॉमनली जनरेट होगा CET का, हमको सिर्फ उसको देखने चलना पड़ेगा, है कि नहीं? गुड न्यूज़। हाँ, तो 3 अलग अलग लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, इंटर लेवल पर और मैट्रिक लेवल पर साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा CET, और अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं है, आपको लगता है कि अगली बार अगर मैं दूं तो इससे ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, आप में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब थी मेन बातें जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अब आप नीचे, आपको क्या लगता है, क्या आपके मन में कन्फ्यूज़न है, और क्या लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर पुराने लोग जो पुराने पैटर्न में पढ़ रहे थे उनके लिए दिक्कत करेगा? आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस नए प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर आपको कोई नई अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट से सरोकार रखने वाला है और उन लोगों से सरोकार रखने वाला है जो अपनी ज़िंदगी सरकारी नौकरी में देखते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वर्षों से। तो मैं आज के लिए इतना ही रखने देता हूँ। कोई भी नई अपडेट आती है, तो मैं तुरंत वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा और आपको ये सारी बातें बताऊँगा। मैंने ये वीडियो कल भी बना सकता था लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास जानकारी जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं उसके बारे में बात नहीं करता। तो आज मैंने सारे कुछ उसके बारे में सारा कुछ पढ़ा तो मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये एक स्टेप अच्छा है सरकार का, ताकि किसी भी स्टूडेंट का इसमें एफर्ट बचेगा, उसके पैसे बचेंगे और उसको एक दिशा मिलेगी सिलेबस की। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। ये स्टूडेंट्स का अपना चैनल है, आपके जीवन और आपके संघर्ष को समर्पित है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।